So student, next chapter, children and women in sport. This is your 5th chapter. तो स्टूडेंट, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? मोटर डेवलपमेंट इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक था स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें कौन से पॉइंट आए थे? इन्फेंटहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो बेटा इसमें हम लोगों ने ये 4 स्टेजेस के ऊपर डिस्कस किया था जो अलग अलग ईयर से मेंशन है। देखिए, इन्फेंटहुड 1 से 2 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर, मिडिल चाइल्डहुड 7 to 12 ईयर एंड लेटर चाइल्डहुड 12 ईयर एंड लेटर। तो बेटा मोटर डेवलपमेंट मतलब हम लोगों ने क्या समझा था, क्या जाना था मोटर डेवलपमेंट में? जिसमें मसल्स, ठीक है, जिसमें बॉडी बोन्स ये सब डेवलप होता है ताकि मूवमेंट, एक्टिविटी जो भी एक बच्चा करता है अपने एज के अकॉर्डिंग वो सही तरीके से कर पाए, ठीक है बेटा। तो हम उसे मोटर डेवलपमेंट किस तरीके से देंगे? तो उसका एज का ध्यान रख के ही तो देंगे ना बेटा। तो वो एज अलग अलग मतलब पॉइंट में डिवाइड है, हम लोगों ने देख लिया है, इन्फेंटहुड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, और इस सबके ईयर भी यहाँ पे बेटा मेंशन किए गए। हमने इन सब के ऊपर डिस्कस किया था बेटा, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तो टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा था? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस में बेटा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि वो मोटर डेवलपमेंट जो लार्ज मसल्स की एक्टिविटी के ऊपर वर्क करती है, और फाइन मोटर डेवलपमेंट वो मोटर एक्टिविटी जिसमें स्मॉल मसल्स के ऊपर एक्टिविटी होती है बेटा, ठीक है। अब ऐसी एक्टिविटी जैसा कि आप रनिंग करवा रहे हो, आप जंपिंग इवेंट करवा रहे हो, कोई गेम प्ले करवा रहे हो, तो बेटा इसमें बॉडी के लार्ज मसल्स हमारा यूज होता वाला हमें डायरेक्टली दिखता है, तो बेटा ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में आ जाता है। लेकिन उसी बच्चे को आप बैलेंसिंग करवा रहे हो, कुछ इंडोर जैसा कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, ड्राइंग पेंटिंग वगैरह हो गया बेटा, ये सब करवा रहे हो, ठीक है, बॉडी बैलेंसिंग करवा रहे हो, तो ये सब आ जाता है आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट, मतलब जिसमें बॉडी के छोटे छोटे मसल्स के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है, या काम होता वाला आप देख पाते हो, ठीक है बेटा। तो ये फाइन मोटर डेवलपमेंट में हम लोग ने देख लिया था। तो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। वे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट में बेटा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, 3 तरह के फैक्टर है। चलिए जानते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स को आप पेरेंट्स से भी रिलेटेड ले सकते हो, क्योंकि देखिए आप जो बच्चे के पेरेंट्स अगर फिजिकली फिट हैं, वेलनेस में है, फिटनेस में है, तो कॉमन है ये कहना कि उनसे आने वाला बच्चा का भी फिटनेस और वेलनेस सही होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी सही होगा, मसल्स डेवलप्ड होगा, बोन डेवलप्ड होगा, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स का बॉडी में किसी तरह का डिफॉल्ट है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो उनसे आने वाला बच्चा का प्रॉब्लम बॉडी में भी हमें देखने मिल जाता है बेटा, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स, तो इसलिए पेरेंट्स को भी अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनसे आने वाला जो बेबी है, जो बच्चा है, उनका भी हेल्थ, उनका फिजिकल, उनका हेल्थ, उनका मेंटल सारा चीज डेवलप हो, स्ट्रांग हो, ठीक है बेटा। साथ ही साथ न्यूट्रिशन, तो एक बच्चा को सही टाइम से सही न्यूट्रिशन वाला फूड मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन फूड हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रखता है बेटा, ठीक है। हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड होता है? अगर हम न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं लेंगे, एनर्जी नहीं मिलेगा, ठीक है, मसल्स बिल्डअप नहीं होगा, बोन्स के लिए कैल्शियम नहीं मिलेगा, आयरन जिससे ब्लड बनता है बेटा, ब्लड का भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए न्यूट्रिट वाला फूड लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एक बच्चे को भी न्यूट्रिशन वाला फूड देना बहुत ज़रूरी है, अकॉर्डिंग हिज एज बेटा, अकॉर्डिंग उसका जो एज है उस एज के हिसाब से, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तब देखिए एक बच्चा है बेटा, मान लीजिए, ठीक है, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, एक चाइल्ड है, मान लीजिए एक बच्चा, और उसके घर परिवार में कुछ हालात सही नहीं चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, एक दूसरे से बिहेवियर सही नहीं है, तो उसका गलत असर उस बच्चे के माइंड पे भी पड़ता है, ठीक है बच्चा। और एक क्या देखते हैं बेटा हम लोग कि वो जो घर है, जिस घर में वो बच्चा रहता है, ठीक है, वो घर जिस इन्वायरमेंट में है, या घर जिस इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट सही नहीं है, वहाँ के लोग सही नहीं है, या वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, या वहाँ कुछ प्रॉब्लम है ऐसा जिसके लिए वहाँ पे रहना सही नहीं माना जाता, फिर भी वो बच्चा का घर, वो बच्चा वहाँ रह रहा है या उस जगह से इन्वॉल्व है, तो भी प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल से बच्चे को आ सकती है बेटा, ठीक है। तो ये तीनों हम लोगों ने डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बेटा, ठीक है। काफी इजी है, समझ लेना है बेटा, आपको एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो मतलब देखिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अलग अलग स्टेजेस हैं ग्रोथ के बेटा, तो इसमें एक्सरसाइज गाइडलाइंस का नॉलेज भी होना जरूरी है कि कौन से स्टेज में कौन से एक्सरसाइज को बच्चे को दिया जाए ताकि उनका ग्रोथ हो, ताकि उनका डेवलपमेंट हो। तो बेटा देखते हैं
1 से 2 ईयर, तो इसको इन्फेंसी कहते हैं बेटा, ठीक है। 1 से 2 ईयर मतलब 1 से 2 साल का जो बच्चा होता है बेटा, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा हम लोग बैठाएंगे, ठीक है, हेड या हैंड उसका रोल थोड़ा करवाएंगे, उनको हल्का सा मसाज देंगे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो 1 से 2 ईयर में हम ये देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड 3 to 7 ईयर, जो बच्चा का एज होता है 3 से 7 साल के अंदर, 3 to 7 ईयर्स के अंदर हम क्या करते हैं, उनको हम बैलेंसिंग सिखाते हैं, उनको हम चलना सिखाते हैं, ठीक है, उनको मूवमेंट करना हम सिखाते हैं बेटा, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं लेटर चाइल्डहुड 8 to 12 ईयर, जब बच्चा 8 से 12 साल के अंदर आ जाता है बेटा, 8 से 12 ईयर्स के अंदर बेटा आ जाता है जो बच्चा, अब फिर हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा छोटा जो माइनर माइक्रो जो गेम होता है ना बेटा, वो थोड़ा उनसे हम प्ले करवाते हैं, जो बहुत ही ईजी है, जो उनको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। मैंने क्या यूज कर रहा हूँ, कौन सा वर्ड का यूज कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पे माइनर और माइक्रो, ठीक है, एक छोटा सा और बहुत ही ईजी गेम उनके लिए कंडक्ट करना चाहिए, उनको खिलवाना चाहिए ताकि वो समझ भी सके, अपना परफॉर्म भी उसमें कर सके बेटा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एडोलेसेंस 13 to 19 ईयर, जब बेटा वो बच्चा आ जाता है 13 से 19 साल के अंदर, मतलब 13 to 19 ईयर के अंदर वो क्या कहला जाता है फिर एडोलेसेंस। तब इसमें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे एक गेम का नॉलेज उनको प्रोवाइड करते हैं, कंपटीशन क्या होता, टूर्नामेंट क्या होता, इन सब बातों का जानकारी उन तक पहुंचाते हैं, उनको हम देते हैं, वो ये सब चीज को समझ भी पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो 13 से 19 ईयर के एज के अंदर आ जाते हैं बेटा, जो एडोलेसेंस कहलाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्हें हम कंपटीशन में पार्टिसिपेशन लेने का पहले और कंपटीशन में पार्टिसिपेशन लेने का ड्यूरिंग किस तरीके से अपना आप को रखना है और प्ले आउट करना है, ये सब का नॉलेज हम उनको देते हैं बेटा, ठीक है। धीरे धीरे उनको हम डेवलप करते हैं। उनके बाद हम क्या देखते हैं, एडल्टहुड अबव 19 ईयर, इट्स मीन 19 या 19 साल से ज्यादा के बच्चे को हम लोग एडल्टहुड में ले लेते हैं बेटा, ठीक है। तो एडल्टहुड वाले जो होते हैं बच्चे, उनको हम क्या देंगे, उनको हम डायरेक्टली कंपटीशन करवाएंगे, ठीक है। उनको हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस के नॉलेज देंगे, परफॉर्म करवाएंगे, उनका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, हर एक चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो टोटली मतलब रेडी हो जाता है उनका फिजिकली बॉडी, ठीक है, 19 ईयर के अंदर, ठीक है। और वैसे ही अगर देखते हैं एडोलेसेंस और एडल्टहुड, तो इन दोनों में एक्टिविटी लगभग बेटा सेम ही होता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा इजी और कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो इजी वाला मैटर इसमें आ जा रहा है बेटा, और थोड़ा सा डिफिकल्ट देखा जाए तो एडल्टहुड में आ जा रहा है। इजी और डिफिकल्ट का मतलब, ठीक है, कुछ एक्टिविटी हम करवा रहे हैं एडोलेसेंस के बच्चे को, ठीक है, एडोलेसेंस ईयर इट्स मीन 13 to 19 ईयर, तो कुछ थोड़ा सा कम, ठीक है, कुछ थोड़ा सा हल्का सा इजी। लेकिन वही हम देखते हैं तो एडल्टहुड, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हम करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा का जो बॉडी होता है वो रेडी हो जाता है, एडोलेसेंस के अंदर आ जाता है बेटा, ठीक है। तो उनको एक्सरसाइज हो गया, गेम परफॉर्म हो गया, अलग अलग तरह का एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटी होता है बेटा, वो एक्टिविटी हम उनको परफॉर्म करवा सकते हैं, ताकि वो डेवलप हो सके, ताकि उनका बॉडी और भी अच्छा से डेवलप हो सके। तो बेटा ये डिफरेंट आपके थे स्टेजेस, जो अलग अलग ईयर से मेंशन किए गए हैं, और इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, इन सब का नॉलेज भी आपको रखना है बेटा। एग्जाम में आते रहते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके 5 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा बेटा एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। बेटा अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो है हमारा कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो बेटा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या होता है, इसमें हम लोगों ने क्या समझा था। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बेटा मतलब बॉडी का शेप जब बिगड़ जाता है, जैसा बॉडी का शेप एक इंडिविजुअल का होना चाहिए, उस शेप में इंडिविजुअल का बॉडी पोस्चर नहीं होता है, तब उसे हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कहते हैं बेटा। तो बेटा इसमें हमने क्या देखा था, जैसा कि कोई बोन है, उसका शेप हो है सीधा, बट वो बैंड हो जाता है, जिस वजह से मान लीजिए एग्जांपल आपका स्पाइनल कॉर्ड ले लीजिए, वो सीधा होना चाहिए, लेकिन वो अगर पीछे के साइड निकल जाता है, जैसा कि हम उसे काइफोसिस कहते हैं। थॉर्किक स्पाइन, स्पाइन का मिडिल एरिया को हम कहते हैं थॉर्किक स्पाइन, जब वो पीछे की तरफ निकल जाता है तो वो हिंदी में कोबड़ कहलाता है, जिसे हम काइपोसिस कहते हैं बेटा। तो ऐसे ऐसे शेपलेस बेटा, शेपलेस बॉडी स्ट्रक्चर जब हो जाता है, अपने नी में हो जाता है, ठीक है, कमर में हो जाता है बेटा, तो शोल्डर में हो जाता है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, डिफॉर्मिटीज का बेटा अलग अलग नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, डिस्कस हम लोगों ने किया था। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसा कि नॉकनी बेटा, नॉकनी जो होता है जिसमें दोनों घुटने का आपस में चिपकना, ठीक है, नॉकनी मींस अपना जो नी होता है बेटा, जब दोनों एक दूसरे से टच होता है, इस डिफॉर्मिटी को हम लोग कहेंगे नॉकनी। वैसे ही बेटा हम लोग ने फ्लैट फुट, तो बेटा जो हमारा फुट है, जो हमारा पांव के तलवे होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं, तो वो भी एक डिफॉर्मिटी, उसे फ्लैट नहीं होना चाहिए, उसमें आर्क होना चाहिए बेटा, तो ये फ्लैट फुट कहलाता है जब उसमें आर्क नहीं होता है बेटा, ठीक है।
राउंड शोल्डर, जो हमारा शोल्डर है बेटा ये राउंड शेप में हो जाता है और हमारा नेक और हेड सामने की तरफ चला जाता है, तो ये राउंड शोल्डर वाला पोस्टल डिफॉर्मिटीज है। लॉर्डोसिस, बेटा लॉर्डोसिस में क्या होता है, जैसा कि हमारा लंबर कर्व जो होता है बेटा हमारा, जैसे कि कमर की हड्डी जिसे आप कहते हो, वो पीछे के साइड निकल जाती है, ठीक है बेटा, जिस वजह से क्या होता है हमारा बॉडी का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, हमारा स्टमक एरिया सामने की तरफ आ जाते हैं। ये ऐसा प्रॉब्लम किसको होता है बेटा, जो ओवरवेटेड होते हैं, जो ओबेसिटी के अंदर होते हैं, ठीक है, जो अपना हेल्थ का जितना ध्यान रखना चाहिए एक नॉर्मल वे में भी वो नहीं रखते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड हो जाते हैं, तो उनका ये जो कमर की हड्डी है वो पीछे की साइड आ जाती है, ठीक है बेटा, लंबर कर्व जिसे हम कहते हैं। वैसे ही आप काइपोसिस हमने डिस्कस कर ही लिया। थॉर्किक स्पाइन, जो स्पाइनल का सेंटर एरिया होता है बेटा वो पीछे के साइड आ जाता है, बाहर निकल जाता है। कुबड़ निकलना जिसे हम कहते हैं कुबड़। वैसे ही बो लेग्स, तो बो इट्स मीन बेटा जो हमारा लेग का जो शेप है ये धनुष जैसा हो जाता है, ठीक है, कर्व बन जाता है उसमें, जैसा कि नॉक नी में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, घुटनों का आपस में एक दूसरे से टच होना। वैसे ही बो लेग में एक दूसरे से काफी ज्यादा डिस्टेंस में आ जाते हैं बेटा, ठीक है, बो लेग धनुषाकार शेप में बन जाते हैं बेटा, ठीक है बेटा। वैसे ही स्कॉलियोसिस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा, जो हमारा स्पाइन है या तो सी शेप में आ जाता है बैंड होकर, या तो एस शेप में बन जाता है बेटा, ठीक है। तो ये पोस्टल डिफॉर्मिटीज को बेटा हम लोग कहेंगे स्कॉलियोसिस, ठीक है बेटा। ये सारे बेटा पोस्टल डिफॉर्मिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, वो भी बड़े इट्स मीन 5 मार्क्स में आते हैं, 5 मार्क्स में आते हैं। तो बेटा ये सारे पोस्टल डिफॉर्मिटीज आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टिव मेजर्स फॉर कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज। तो बेटा देखिए हम लोगों ने पोस्टल डिफॉर्मिटीज कितने, यहाँ पे 7 पोस्टल डिफॉर्मिटीज है, तो सबके अलग अलग करेक्टिव मेजर्स के ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। सबका अलग अलग कुछ एक्सरसाइजेस थे, अलग अलग योगा आसना भी किया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो इन सब के वजह से क्या है कि ये पोस्टल डिफॉर्मिटीज को हम लोग ठीक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोगों ने इनके ऊपर डिस्कस कर लिया था बेटा। अब उसके बाद हमें देखना है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। बेटा एक टाइम था एनिशिएंट ओलंपिक जब हम स्टार्ट हुआ था ग्रीस में, तब का बात कर रहे हैं, तब उस टाइम वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में ना के बराबर था, होता ही नहीं था। वुमेन को पार्टिसिपेशन लेना स्पोर्ट्स में एकदम मना ही था बेटा, वो नहीं लेने दिया जाता था उनको पार्टिसिपेशन। लेकिन जैसे जैसे दौर बढ़ता गया, जैसे जैसे स्पोर्ट्स का सिलसिला आगे बढ़ता गया, चलता गया, वैसे वैसे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में भी बढ़ता गया बेटा, ठीक है। वैसे ही हम देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में भी काफ़ी सारे महिला खिलाड़ी हैं, वुमेन्स हैं जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो पार्टिसिपेशन ले रहे हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है बेटा। तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन समझने के बाद अब हम समझेंगे बेटा द रीजन ऑफ लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो इसके ऊपर भी बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वो कौन से रीजन है जिस वजह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन लेने में वुमेन्स को प्रॉब्लम आती है, बाधाएं आती हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए क्या है, टाइम कांस्टेंट, मतलब समय नहीं मिल पाता उनको डोमेस्टिक वर्क से, उनको घरेलू काम से वो अब समय नहीं निकाल पाती है, ठीक है। सोशल कॉन्सेंट, समाज उनको कॉपरेट नहीं करता है, सोशल उनको कॉपरेट नहीं करता है कि हाँ भाई आप जाओ खेलो, अपना खेल में नाम कमाओ, देश का नाम ऊंचा करो, ठीक है। तो ऐसा प्रॉब्लम आ जाते हैं। लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे ऐसे हैं इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जहाँ पे कुछ अमाउंट का ज़रूरत होता है, कुछ पैसे के ज़रूरत होते हैं जो वो जुटा नहीं पाते हैं वुमेन, ठीक है। अब्सेंस ऑफ स्किल, जब एक वुमेन गेम प्रैक्टिस या ट्रेनिंग के लिए जाती है तो वहाँ में अक्सर ये देखा जाता है कि कोच जो होता है वो मेल होता है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे बेटा, तो वो उस वजह से वुमेन खेल में प्रैक्टिस और ट्रेनिंग लेने जाना छोड़ देती है। तो ज़रूरी ये भी है कि जो ट्रेनर है, जो उसका इंस्ट्रक्टर है वो वुमेन रहे, फीमेल रहे, तो थोड़ा अच्छा एक तालमेल बन जाता है वहाँ पर बेटा, ठीक है। लेकिन जब वो मेल होता है तो यहाँ पर वुमेन एक स्टेप पीछे आ जाती है, वो थोड़ा डरती है, प्रॉब्लम में आती है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाता है, ठीक है। तो बेटा अब उससे क्या होता है कि वुमेन जब उसके पास सीखने जाती है तो वो उतना ध्यान से नहीं सीख पाती है, या उनका मन में एक डर होता है जिस वजह से वो स्किल जो है वो जितना आना चाहिए या जितना सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाती है बेटा, ठीक है। तो वो क्या चाहती है कि उसे सिखाने वाला कोई फीमेल हो, तो ऐसा भी उनका डिमांड रहता है बेटा, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ स्किल का मैटर यहाँ पे आ जाता है बेटा। उसके बाद क्या है, कंसर्न्स फॉर पर्सनल सेफ्टी, तो पर्सनल सेफ्टी के ऊपर भी यहाँ ध्यान रखना चाहिए बेटा, ठीक है। वुमेन है तो उनके साथ बिहेवियर भी ठीक रखना चाहिए किसी को भी, ठीक है। लेकिन जहां अगर देखते हैं उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसबिहेव होता है, तो फिर ये मैटर आ जाता है बेटा कंसर्न ऑफ पर्सनालिटी, आपका पर्सनल सेफ्टी, ठीक है। तो बेटा ये जो थे ये रीजन थे जिस वजह से वुमेन को पीछे आना पड़ जाता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन लेने के लिए, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर का रिविजन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर का रिविजन।
तो जो आपका 6 चैप्टर है बेटा टेस्ट एंड मेजरमेंट स्पोर्ट्स को लेकर है बेटा। टेस्ट मेजरमेंट स्पोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा। स्पोर्ट्स में टेस्ट एंड मेजरमेंट का बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई भी प्लेयर खेलता है या कोई भी टीम खेलती है, ठीक है, तो उसका स्कोर का कैलकुलेशन जब वो कैलकुलेट होगा तभी एक पॉइंट निकल कर आता है, एक मार्क निकल कर आता है जो अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल वे में होता है। तब जाकर ये हम लोग कहते हैं कि हाँ आपने इतना गोल किया है या आपके टीम वालों ने इतना रन बनाया है या आपके टीम से इतना रैंक आया है तो आप जीत गए या जो भी है बेटा, ठीक है। तो टेस्ट मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि टेस्ट मेजरमेंट की वजह से ही एक सही रिजल्ट हमें अचीव हो पाता है, एक सही रिजल्ट हमें मिल पाता है बेटा। इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक था मोटर फिटनेस टेस्ट, बेटा इससे पहले भी हमने मोटर का एक्टिविटी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। चलिए फिर से देख लेते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट में हम लोगों ने क्या समझा था बेटा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, कि मोटर फिटनेस टेस्ट बेटा बॉडी के एबिलिटी एंड कैपेसिटी को बता देता है कि आपके बॉडी में स्ट्रेंथ कितना है, आपके बॉडी में एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड कितना है। तो बेटा इन सारे एक्टिविटी में आपका मसल्स का तो यूज है, आपका बोन्स का तो यूज है, तो भी इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मोटर एक्टिविटी में बोन एंड मसल्स का वर्क होता ही है, उसका कैपेसिटी मालूम चलता है और एक्टिविटी में इन्वॉल्व जो इंडिविजुअल होता है उसका बोन्स और मसल्स का कैपेसिटी भी बढ़ता है बेटा, ठीक है। तो बेटा चलिए हम जानते हैं 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। तो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट में क्या होता है बेटा, स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाता है, जैसे कि आपने आमतौर पर रनिंग में देखा होगा कि ऑन योर मार्क गेट सेट, फिर जैसे ही गो का सिग्नल मिलता है प्लेयर दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 50 मीटर का एरिया आपको मार्क करना है, लेकिन ध्यान में ये रखना है बेटा कि एरिया 50 मीटर का नहीं, 50 मीटर से 10 मीटर या 15 मीटर का एरिया थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि 50 मीटर का एरिया मार्क करोगे तो क्या पता कोई ऐसा मतलब डिस्टेंस कवर करने में प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है 10 मीटर ज़्यादा बढ़ा के लेना है, ठीक है। तो उसके अंदर मान लीजिए आपने 60 मीटर का एरिया लिया या 70 मीटर का एरिया लिया, उसके अंदर आपको 50 मीटर का एरिया मार्क करना है बेटा, ठीक है। आपके बुक में भी ऐसे ही मेंशन किया गया होगा, आप मैं देख सकते हो बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेयर को स्टैंडिंग स्टार्ट पोजीशन में रहना है, बोलना है, और उसके बाद जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है गो का तो वो स्टैंडिंग स्टार्ट से ही बेटा भागना शुरू कर देगा 50 मीटर डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए, जितने स्पीड में हो सके उतने स्पीड में बेटा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि उस प्लेयर में कितना स्पीड है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। और कम से कम सेकंड के अंदर 600 यार्ड रन एंड वॉक। तो 600 यार्ड में हम लोगों ने क्या देखना है बेटा कि 600 यार्ड जो होता है आपका ग्राउंड का जो राउंड लगाना होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा कि इसमें हम लोगों ने क्या हमें पता करना है, इसमें आपका एंड्योरेंस, मतलब आपका एंड्योरेंस कितना है आपके बॉडी में, एंड्योरेंस के अंदर आपका बॉडी कितना आ रहा है, एंड्योरेंस लेवल कितना है आपके बॉडी में, ठीक है। आपका रनिंग में और वॉकिंग में एंड्योरेंस कैपेसिटी कितना मेंशन हो रहा है, ये बात का हमें पता चल जाता है बेटा कितने कम टाइम के अंदर 600 आपका जो है यार्ड है आप कंप्लीट कर पाते हो। हम लोग ने ये पता किया था बेटा। सिट एंड रिच, सिट एंड रिच मतलब इसमें आपका लोअर फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है बेटा, कि आपके बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। उसके बाद पार्शियल कर्ल अप, इसमें बेटा हम लोगों ने क्या देखा था कि स्ट्रेंथ चेक किया जाता है बेटा, ठीक है, कहाँ का, आपका एब्डोमिनल्स मसल्स का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स एंड पुशअप्स फॉर बॉयज। तो मॉडिफाइड पुशअप्स जो होता है बेटा गर्ल्स के लिए होता है और जो नॉर्मल पुशअप्स होता है वो बॉयज के लिए होता है बेटा। ये क्यों होता है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी, ठीक है। साथ ही साथ स्टैंडिंग लॉन्ग जंप भी हम लोग देखा था, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कितना है आपके मसल्स में ये आपका पता चल जाता है। उसके बाद शटल रन, शटल रन मतलब आपका एजाइलिटी पता चलता है, कोऑर्डिनेशन स्पीड भी पता चल जाता है आपके बॉडी में, ठीक है, कि शटल रन कितने अच्छे से वो इंडिविजुअल कर पा रहा है, ठीक है बेटा। बेटा अब हमें नेक्स्ट देखना है मीनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस मतलब बेटा हम लोगों ने क्या समझा था कि कार्डियो कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है, कार्डियो मसल्स कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है, कार्डियो का पंपिंग प्रोसेस कितना अच्छा है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना अच्छा है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वे में कितना अच्छा से आपका कार्डियो वर्क कर पा रहा है, ठीक है। कार्डियो का काम क्या होता है बेटा, पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना। कौन से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और जब वो ब्लड से ऑक्सीजन मसल्स में चला जाता है तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर वापस वो पंप होके वापस वो आपके हार्ट से लंग्स में चला जाता है, फिर वहां पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर लंग से वो हार्ट में, हार्ट से पूरे बॉडी में। तो ये सब प्रोसेस जो है हार्ट संभालता है बेटा, ठीक है, और लंग्स भी संभालता है। तो इसमें मेन क्या किसका रोल हो गया, हार्ट का, क्योंकि वही तो ब्लड को लेके जाएगा, वही ब्लड तो लाके लंग्स में देगा ना, लंग्स तो नहीं लेके आएगा ब्लड्स को अपने पास, ब्लड्स को कौन लाता है लंग्स के पास, हार्ट लाता है। ब्लड को कौन पूरे बॉडी में भेजता है, हार्ट भेजता है। तो इसमें मेन रोल किसका हो गया बेटा, हार्ट का। तो हार्ट और हार्ट
जो मसल से बना है, बॉडी में 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं बेटा, ठीक है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक। तो हार्ट जो है वो कार्डियक मसल से बना है, तो कितने अच्छे तरीके से वर्क करता है आपका कार्डियो, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी, उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने अच्छे तरीके से पंप करता है, 1 मिनट में कितना ज़्यादा पंप करता है ब्लड अमाउंट, तो ये सब बारे में आप पता कर लेते हो बेटा, ठीक है, किसमें, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में। तो बेटा आपको देखना है, एक टेस्ट है, क्योंकि टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर का जब हम डिस्कस कर ही रहे हैं बेटा, तो इसमें हर एक चीज टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होगा। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये एक स्टेप टेस्ट है बेटा, जिसमें जिम बॉक्स आपको चाहिए, मेन के लिए 20 इंच का, वुमेन के लिए 18 इंच का हाइट रहना चाहिए वो जिम बॉक्स का, ठीक है। तो उसके ऊपर चढ़ना है और उतरना है आपको 300 सेकेंड, इट्स मीन 5 मिनट, जिसमें आप 150 स्टेप्स ही ऊपर नीचे मतलब अप एंड डाउन कर सकोगे बेटा, ठीक है, चढ़ पाओगे, उतर पाओगे। तो उसका एक जैसी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो आपके 3 बार आपका जो पल्स रेट है वो चेक किया जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन एग्जांपल पर किया है, देखिए, इफ द टोटल टेस्ट ड्यूरेशन वाज 300, इट्स मीन 5 मिनट का ही लेना है इसमें, सेकंड्स एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बिटवीन 1 to 1.5 मिनट वाज 90, बिटवीन 2 to 2.5 मिनट वाज 80 एंड बिटवीन 3 to 3.5 मिनट वाज 70। तो जैसे ये 3 स्टेप में आपको हार्ट बीट मिल जाता है बेटा, तो आपको ये क्या कर देना है, प्लस कर देना है इसको। तो कैसे हम लोग करेंगे, चलिए देख लेते हैं। आपको पहले इसमें फॉर्मूला लिखना है, फिटनेस इंडेक्स स्कोर 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट्स रिकवरी पीरियड। तो 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड कितना था बेटा हमारा, 300, ठीक है। तो देखिए 100 इंटू 300 मेंशन हो गया, डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला का पुट हो गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई आपका कितना बेटा 90, 80 प्लस 70, इसको अगर इक्वल हम लोग कर देते हैं तो 240 यहाँ मिल जाता है, और ये कैलकुलेशन होने के बाद 62.5। तो 62.5 मेल के लिए यहाँ कहाँ पे आ रहा है बेटा, आप देख सकते हो, तो 55 to 64.9 के अंदर आ रहा है आपका 62.5। तो बेटा ये किस चीज को मेंशन कर रहा है, आप देख सकते हो, बिलो एवरेज को। वैसे ही फीमेल को देखते हो, तो फीमेल में मान लीजिए 62.5 आ रहा है, तो 62.5 फीमेल में कहाँ मेंशन हो रहा है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो 61 to 75.9 के अंदर। तो ये किस चीज को मेंशन कर रहा है, एवरेज को। तो बेटा इससे हार्वर्ड टेस्ट आप का टेबल को देख के आप मेजर कर सकते हो कि एक्सीलेंट है आपका कार्डियो फिटनेस, कि गुड अबव है, एवरेज है, या बिलो एवरेज है, या पुअर है, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ओके बेटा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, मिनिमम इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्स मिनिमल कॉस्ट, ज्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं होते बेटा। इट इज सिंपल टू सेट अप एंड कंडक्ट, सिंपल है और कंडक्ट करना भी सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद डिसएडवांटेज, तो देखिए इट विल बी इजी फॉर टॉल इंडिविजुअल, जो जिनका हाइट ज्यादा होता है उनके लिए टेस्ट थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। डिफिकल्टी फॉर शॉर्ट इंडिविजुअल, और जिनका हाइट कम होता है तो उनको लिए टेस्ट कंडक्ट करना थोड़ा मतलब टेस्ट को परफॉर्म करना थोड़ा टफ होता है। दोज इंडिविजुअल्स हु आर ओवरवेट, जो ओवरवेट होते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम, और जो इंडिविजुअल ओवरवेटेड होते हैं उनके लिए भी ये एक्टिविटी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इट इज नॉट इंप्लीमेंटेड इक्वल टू ऑल इंडिविजुअल बेटा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट। तो बेटा ये जो टेस्ट है कैलकुलेशन किया जाता है इसे VO2 मैक्स, इट्स मीन वॉल्यूम का, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है आपका बॉडी कितना वॉल्यूम ले पा रही है, तो इससे ये पता चल जाता है, जिससे हम लोग कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम VO2 मैक्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, V फॉर वॉल्यूम, O2 इट्स मीन ऑक्सीजन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है। तो फॉर्मूला इसका आप पहले देख लेते हैं बेटा, 132.853, देखिए ये पूरा आपका कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो पॉइंट मिलेगा आपका टेस्ट लेने के बाद, वो आपको पुट करना है, जैसा बॉडी वेट यहाँ पुट हो जाएगा। उसके बाद एज, जेंडर में अगर मेल है तो 1, जेंडर में अगर फीमेल है तो 0, उसके बाद टाइम कितना ले रहा है वो, ठीक है, उसके बाद हार्ट रेट कितना उसका मेजर हुआ है 1 माइल को कवर करने के बाद, ठीक है, तब एक कैलकुलेशन निकलेगा बेटा, और उस कैलकुलेशन को भी हम लोग इस टेबल के हिसाब से देख लेंगे कि कितना आ रहा है उसका VO2 मैक्स, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें क्या है बेटा एडवांटेजेस, मिनिमम इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, इट इज सिंपल टू सेट अप एंड कंडक्ट, इट कैन बी कंडक्टेड बाय द एथलीट एंड दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन मोर देन 1 इंडिविजुअल एट अ टाइम। लेकिन डिसएडवांटेज, स्पेसिफिक फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट, ठीक है बेटा।
नेक्स्ट देख लेते हैं रिकली एंड जोनस सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। बेटा अभी तक जितना भी टेस्ट है हम लोगों ने क्या देखा था, एक यंग इंडिविजुअल्स के ऊपर कंडक्ट होता हुआ, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे भी बने हुए हैं, कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो सीनियर सिटीजन अबव 50 या अबव 60 ईयर्स के लोग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए होता है बेटा ये टेस्ट। इनको हम फल्ट्रॉन फंक्शनल टेस्ट भी कहते हैं। रिकली एंड जोनस डेवलप्ड द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इन 2001। ओके बेटा, तो इसमें कौन से टेस्ट हैं? चेयर स्टैंड टेस्ट। पर्पस क्या है बेटा इसका? द पर्पस ऑफ द चेयर स्टैंड इज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी, ठीक है, इस लोअर बॉडी का जो आपका स्ट्रेंथ है ये पता करने का है। उसके बाद क्या है? आर्म कर्ल टेस्ट। पर्पस, तो आर्म कर्ल टेस्ट का पर्पस क्या है बेटा? अपर बॉडी स्ट्रेंथ पता होता है इससे। चेयर सीट एंड रिस्ट टेस्ट, इसका पर्पस बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। वैसा ही बैक स्क्रैच टेस्ट, ये अपर बॉडी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी बेटा, ठीक है। वैसे ही 8 फुट अप एंड गो टेस्ट का पर्पस क्या है? द 8 फुट अप एंड गो इज अ कोऑर्डिनेशन एंड एजाइलिटी टेस्ट, ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंड एजाइलिटी टेस्ट है ये। वैसे ही 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये किस लिए है बेटा? द 6 मिनट वॉक टेस्ट इज डिजाइन टू टेस्ट द फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। पूरा फंक्शनल फिटनेस उसका कितना है बॉडी का और कैसा है, तो उसके लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराएंगे बेटा, ठीक है बेटा। तो बेटा आई होप कि ये 4, 5, 6 जो ये तीनों चैप्टर का रिवीजन अभी हम लोगों ने देखा आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।